ओके जी, सो अब हम सेकंड पार्ट अपने वीडियो के आगे हैं। जो हमारा टॉपिक है जो कि आज हमने कवर करना है, दैट इज़ द प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल या फिर प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी के टूल्स और हाउ टू मेक अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये तमाम तीन चीज़ें जो है अभी ये कवर हो रही होंगी, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या कवर किया? अभी तक हमने जो है हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक स्ट्रेटजी होती है, एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, उसको हमने देखा कि कैसे उसको जो है वो बनाया जाता है। विजन मिशन की हमने बात की, उसकी बेसिस पे हम जो है एक स्ट्रेटजी हम डेवलप करते हैं, गोल्स अपने सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं। फिर प्रोजेक्ट्स हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, प्रोजेक्ट्स को हमने एनालाइज करना होता है और तब हम प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। इस दरमियान में अब हमने देखा कि प्रोजेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म तो हो रहे हैं, मगर आपने कैसे आप देखेंगे कि जी ये प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली क्या चीज़ कवर करेगी? प्रोजेक्ट अप्रेजल कवर करेगा। प्रोजेक्ट अप्रेजल इज़ द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ असेसिंग द वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ प्रपोजल। इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर कमिटिंग रिसोर्सेज टू इट। आप पहले ही लाजमत है इसे बैक एंड पे देखेंगे, कुछ हम देखेंगे फाइनेंशियल होंगे, कुछ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे। इट इज़ अ टूल दैट companies used सेट कर देता हूँ, companies used for choosing the best project that would help them to attain their goal, ठीक है। विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो ये जो है गोल को अटेन करने के लिए बेसिकली यूज़ होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑफन इन्वॉल्व्स मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन वेरियस ऑप्शंस एंड दिस इज डन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ एनी डिसीजन टेक्निक और इकोनॉमिक अप्रेजल टेक्निक, ठीक है। आपके पास जो है हमारा अगर हम टेक्निक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, हम देख लेते हैं उसमें हम बेसिकली टेक्निक्स को हम इनको यूटिलाइज कर रहे होंगे और उनकी बेसिस पे हम डिसीजन कर रहे होंगे। सो हमारे पास जो कह लें कि जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले मार्केट अप्रेजल है, टेक्निकल अप्रेजल है, फाइनेंशियल अप्रेजल है, सोशियो इकोनॉमिक अप्रेजल है और इकोलॉजिकल अप्रेजल। ओके, सो सबसे पहले जो है हमारे पास मार्केट अप्रेजल है, यानी कि हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। मार्केट के एनालिसिस में हमारा क्या मेन फोकस होगा कि व्हाट वुड बी द एग्रीगेट ऑफ डिमांड ऑफ द प्रपोज प्रोडक्ट या सर्विस। जो भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसकी एक्चुअली डिमांड कितनी है या डिमांड कितनी होगी। व्हाट वुड बी द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर अप्रेजल, या फिर जो भी हम अंडर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे हैं कि हमने लॉन्च करना है या बनाना है, वो कितनी डिमांड में होगा। लेट्स से आपके पास जो है एक हम बात कर लेते हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, और आप कहते हैं कि उसकी जो ओवर द टाइम जो डिमांड है वो कुछ इस तरह जो है आपके पास चल रही है, और ये आपके पास टाइम है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम है जिसके ऊपर हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। सो दो चीज़ें हो सकती हैं, या जो है जब आप ये प्रोजेक्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या तो ये सेल्स इंक्रीज़ कर जाएंगी या ये डिक्रीज़ कर जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, या हो सकता है कि कोई फ़र्क ना पड़े। ये अब हम किस तरह करेंगे? जो हमारे पास अप्रेजल टूल्स हैं हम उनको यूज़ करते हुए हम इसको देखेंगे। मार्केट एनालिसिस जब हम करेंगे हम यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, या फिर आप कह लें कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ डिमांड क्या होगा, जो कि हम मार्केट अप्रेजल में देखेंगे। दूसरा जो है आपके पास है एक और केस ये हो सकता है कि अब आप प्रोडक्ट एक लॉन्च करना चाह रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम में अब आपके पास यहाँ कोई डाटा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ अब आपके पास ये कि आपके पास जो अप्रेजल आप कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी निस्बतन ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास ये प्रीवियस एक डाटा आपके पास अवेलेबल है, यहाँ आपके पास प्रीवियस डाटा अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ भी तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या जो है वो सेल्स शूट करेंगी, या हो सकता है कि आपके पास वो बिल्कुल डाउन चला जाए, हो सकता है कि बिल्कुल एक स्लो ग्रोथ हो, या फिर जो है आपको ये ना देखने को मिले। सो ये अब हम कैसे करते हैं? जो अक्सर मार्केट सर्वेज वगैरह होते हैं, क्वेश्चनर्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली या कस्टमर की जो डिमांड्स वगैरह होती हैं उसको जो नोट किया जाता है, वो बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आपके पास जो ये प्रीवियस डाटा अवेलेबल नहीं है, आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आप यहाँ से कह लें कि मार्केट से जो है आप ले सकते हैं डाटा। मार्केट से इन सेंस इस तरह के जो है कस्टमर्स आपके मौजूद हैं, ठीक है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, सो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको जो कस्टमर का रिस्पांस आएगा आपको वहाँ से ये भी आइडिया हो जाएगा कि आप मार्केट शेयर इस केस में कितना लेके जा रहे हैं। अब ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग केस है, यहाँ तो बहुत ईजी है मार्केट शेयर के बारे में डिस्कस करना।
यहाँ भी जो है हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, प्रोजेक्शंस दे सकते हैं कि हमारे पास सेल्स इतनी होगी। फिर फाइनेंशियल टूल्स आगे यूटिलाइज होंगे कि जी हमारी कह लें कि ब्रेक इवन वगैरह कब आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि ये तमाम चीज़ें, और कितना रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है, वो तमाम फैक्टर्स पे जो है इसमें कह लें कि डिपेंड कर रहे होंगे कि हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना, या वो पुराने प्रोडक्ट को ही हम जो है यहाँ लॉन्च कर दें, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा जो है कह लें कि सेफ है। सो कुछ इश्यूज जो हैं कह लें कि जो हमें देखने पड़ते हैं इसमें मार्केट अप्रेजल में, या कुछ पैरामीटर्स हैं उनमें आप ये देखेंगे जी, सबसे पहले पास्ट एंड करंट डिमांड ट्रेंड आपके पास क्या है मार्केट में, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है। सप्लाई पोजीशन क्या है, क्या आपका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना हुआ है, नहीं बना हुआ, या फिर आपने जो है इसको ऑनलाइन आपने लेके चलना। जिस तरह Xiaomi के बिज़नेस मॉडल की मैंने बात की, उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग इस तरह से भी की कि उन्होंने अपना जो दरमियान में ये जो मिडल मैन था या फिर जो सप्लायर से इनको कट ऑफ कर दिया कि जी आप ऑनलाइन परचेज़ करें, वो तमाम मार्केटिंग की कॉस्ट बची इनकी एक तरह से, सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग भी है बीच में, और जो सप्लायर्स को मार्जिन अगर वो बचे, और डायरेक्ट बेनिफिट आपने कस्टमर को दिया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ एंड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, आपने प्रोडक्शन अब आपने करनी है, उसकी क्या यानी कि आप क्या यहाँ प्रोडक्शन आप कर पाएंगे तो इस लेवल पे, कंस्ट्रेंट्स क्या हो रही होंगी। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन दिस एरिया, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसमें इंपोर्ट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट्स क्या हैं, क्या वही प्रोडक्ट कहीं इंपोर्ट होके तो नहीं आ रहा, अगर इंपोर्ट होके आ रहा है तो आपका कॉस्ट क्या है, बाहर से जो आ रही है चीज़ उसकी कॉस्ट क्या है, ये तमाम चीज़ें। नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है कि आपके पास क्या रूम है या नहीं है, कंपटीशन आपके पास मार्केट में क्या है, कि कितने जिसे कहते हैं कि की प्लेयर्स आपके पास यहाँ कौन है आपके इसमें मार्केट में, ठीक है। उसके बाद जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर है, लाजमत कॉस्ट वगैरह क्या होगी, क्या आवाम की रीच में है या नहीं होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास कि आपके पास जो डिमांड है क्या वो कम तो नहीं हो जाएगी। कस्टमर बिहेवियर क्या है कि कस्टमर किस तरह से बेसिकली मोटिवेट होता है आपकी प्रोडक्ट लेने में, किस तरह वो इसको लेगा। इसमें एक मुझे ब्रांड का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट दे हैड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा था कि जी यानी कि एक्सपेंसिव थे, सो उन्होंने बिल बोर्ड्स जो है बेसिकली वो कुछ इस तरह से उन्होंने इसको पब्लिश किए थे कि वी आर नॉट एक्सपेंसिव, वी आर वेरी मच एक्सपेंसिव। यानी कि आपने बेसिकली आप टीज़ कर रहे थे एक बंदे को कि जी हम सिर्फ महंगे नहीं, हम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। उसकी वजह से अक्सर लोगों ने फिर जो है यही किया कि अच्छा भाई तू एक्सपेंसिव है, मैं ख़रीद के दिखाता हूँ, ये लोग ख़रीद लिया। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ख़रीद तो लिया, बट जो है जो मकसद था वो अचीव हो गया। इसी तरह सो ये बेसिकली कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है, जिसका हमने यूज़ किया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की अभी जो है हमने यहाँ सप्लाई पोजीशन वगैरह में हमने यहाँ बात कर दी है, ठीक है। उसके बाद सप्लाई पोजीशन में हमने ये भी देखना है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो आपको कह लें कि आपके पास यूनिफॉर्मली आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि सप्लाई चेन, कंप्लीट सप्लाई चेन की बात करते हैं, वो जो पहले मैं डिस्कस कर गया हूँ, मैं सिर्फ एक एंड की बात कर रहा हूँ, मगर सप्लाई चेन में आपके पास रॉ मटेरियल और एंड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तमाम दोनों चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। उसके बाद जो है आपके पास कुछ लीगल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कह लें कि, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम यहाँ नहीं बना सकते, ठीक है, काफ़ी कह लें कि रुकावटें हायल होंगी, ठीक है। सो वो ये तमाम चीज़ें हम मार्केट अप्रेजल में अब कवर कर रहे होते हैं और इन तमाम चीज़ों को हमने देखना होता है, ठीक है। सो उसके बाद जो है मार्केट अप्रेजल में खैर जो है हमारे पास यही चीज़ आते हैं। उसके बाद टेक्निकल अप्रेजल है। देखें यहाँ भी आपने ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ आपने यहाँ भी देखी, ठीक है, कि आप प्रोडक्शन आप इस लेवल पे कर सकते हैं कि नहीं, बट ये ज़्यादा बेहतर जो है आपके पास कवर होता है टेक्निकल अप्रेजल में। टेक्निकल अप्रेजल में होता है कि हम ये देखेंगे कि वेदर द प्री रिक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट कंसिडर्ड, ठीक है, यानी कि प्री रिक्विजिट कौन कौन से होते हैं, आपके पास जो स्टाफ है वो ट्रेंड हो, आपके पास फैसिलिटीज़ प्रॉपर हों, ठीक है, जो पावर कंजम्पशन है या फिर जो पावर है उसके सोर्सेज वगैरह आपके पास हों, गैस चाहिए तो वो आपके पास कंटिन्यूसली अवेलेबल होगी या नहीं होगी। अगर लेट से आपके पास वाटर है,
ठीक है, मैं आपको बल्कि बता ही देता हूँ। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट है, हतार हरिपुर KPK में। अब वहाँ आपके पास जो करची वालों ने जो स्प्रिंगली वाटर है बेसिकली प्लांट उन्होंने उधर लगाया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ करनी ऐसे कि उस एरियाज़ में ना बहुत छोटे छोटे पानी के पॉन्ड्स वगैरह इस तरह कह लें कि चश्मे हैं। सो एक चश्मे पे ही उन्होंने वो बनाया हुआ है और लकीली फॉर देम उसका जो कह लें कि जो स्टैंडर्ड है वाटर का वो जो है काफ़ी अच्छा है WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक। नेचुरली जो WHO के स्टैंडर्ड है उनके अंदर वो फॉल कर रहा है वाटर। सो उसको माइनर सी प्रोसेसिंग के बाद उसको जो है वो धड़ाधड़ लेबल करके जो है सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो एक ये टेक्निकल अप्रेजल है, टेक्निकली उन्होंने देखा जी दैट लोकेशन इज़ आइडियल। अब आपके पास एक प्लांट आप सेट करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपने ये भी देखना है कि यार यहाँ अब देखें अब CPEC आपके पास बन रहा है। अब जो भी इंडस्ट्री बनेगी उसे पता है कि यार ये एक रोड है और अगर इसके ऊपर है तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो जल्दी जस्ट इन टाइम मेरे पास जो है यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके पास जो है होता है। इसी तरह जो है अगर लेट से आपने ये देखना है कि आपकी इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, वहाँ गैस की क्या सिचुएशन है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या इक्वेशन है, ठीक है, उन चीज़ों को भी आपने देखना है। अच्छा, इसी तरह मार्केट में जो एक चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया, अगर लेट से आप एक प्रोजेक्ट यहाँ लगाना चाह रहे हैं मार्केट में, तो आपने ये भी देखना है कि वहाँ लॉज वगैरह क्या कहते हैं। जिस तरह हमने लीगल कंस्ट्रेंट्स की बात की कि लाजमी बात है वहाँ आप ये लगा सकते हैं कि नहीं, क्या रेशो होगी, यानी कि कितना टेक्निकल आपको यहाँ लोकल रखना पड़ेगा, ये वो एंड दिस एंड दैट। उसके बाद जो है गुड चॉइसेस विद रिगार्ड टू लोकेशन, साइज, प्रोसेसेस एंड मशीन एटसेट्रा। टेक्निकल अप्रेजल में भी हमने इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। कुछ लाजमी बातें हम यहाँ भी जो है प्री रिक्विजिट्स हैं या कह लें कि अप्रेजल हम करेंगे। हम लाजमी बात है सबसे पहले हम देखेंगे कि जी जो टेस्ट वगैरह हम स्टडीज़ लेंगे कि आइदर दिस प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल और नॉट। जिस तरह देखें आपके पास एक डैम वगैरह बनता है, सो उसकी सॉइल टेस्टिंग वगैरह आपके पास है और वो तमाम चीज़ें। अब जिस तरह जो कालाबाग डैम का हमारा प्रोजेक्ट है, हालांकि जो काफ़ी फिजिबिलिटीज़ उसकी चेंज हुई हैं, काफ़ी खैर कंट्रोवर्सी बन गई है, बट ये एक फैक्ट है कि जो हमारे पास उसके जो साथ ज़मीन है कालाबाग डैम की लोकेशन के साथ जो ज़मीन है वो उतनी कह लें कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो उसमें जो है सॉइल टेस्ट उसके जो एनालिसिस है उसमें वो यानी कि ये कहा यह जाता है कि हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर है वो सस्टेन ना कर पाए। सो बेसिकली ये टेक्निकल अप्रेजल की एक चीज़ है। उसके बाद लाजमी होता है रॉ मटेरियल को आपने देखना है, पावर को देखना है, अदर इनपुट को देखना है कि जहाँ भी आप बना रहे हैं आपको रॉ मटेरियल आपको मिलेगा कि नहीं। देखें जिस तरह अब हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्री बनती है, तो शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी विसिनिटी में एक ख़ास एक एरिया है मेंशन करना होता है कि जहाँ से उन्हें कॉन्टीन्यूसली शुगर केन आ रहा होगा, वो एरिया उन्होंने मार्क करना होता है, डिसाइड करना होता है। उसके बाद जो है ऑप्टिमल स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि ऐसे नहीं है कि आप धड़ाधड़ प्रोडक्ट आप बनाने चले जाएं। ऐसे भी नहीं है कि आप अपने जो ऑपरेशन है बिल्कुल ही आप कम कर दें, इनके बिल्कुल ही कम आप प्रोडक्ट बना रहे हो। सो आपके एक ऑप्टिमल लेवल पे आपको उसको रखना पड़ता है। और उसके अलावा जो है आपने जो भी प्रोडक्शन आप प्रोसेस यूज़ करने जा रहे हैं, आपने ये देखना है कि वो सूटेबल प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं है कि आप मशीनिंग कर सकते हैं बट आप जो है ऑप्ट करें कि जी हम तो कास्टिंग ही करेंगे, तो वो फिर अच्छा खासा टाइम देगा और कंपटीटिव एज जो है आप अपना लूज़ करेंगे। अप्रोप्रिएट मशीन एंड इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है। जो भी इफ्लुएंट्स हैं या फिर वेस्ट डिस्पोजल है इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर लेआउट आपके पास बिल्डिंग का होना चाहिए, प्लांट का। देखें जिस तरह हमारे पास PEC का विज़िट था तो हमने, या फिर आप अपनी बिल्डिंग देखें, हमारे एग्जिट जो इन है वो हमने डिफ़ाइन किए, वो प्रॉपर डिफाइंड होते हैं कि जी यहाँ से इन हो सकता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ से आउट हो सकता है। स्टेयरवेज आपने देखा हमारे 3 स्टेयर जो है वो हमारे किसी भी फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं, ताकि जो है आपके पास जो अगर कोई खुदा न खासा कोई ऐसा केस हो तो वहाँ आपके पास जो है आप जा सकें, ठीक है। सो ये प्रॉपर लेआउट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद वर्क स्केड्यूल जो है आपके पास, जब आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे वो बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं कितने अरसे में कंप्लीट होगा और हो भी जाएगा कि नहीं। नॉन रियलिस्टिक रख के आप नहीं इसको बेस कर सकते।
सो रियलिस्टिकली इसको करना पड़ेगा। और जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो सोशली एक्सेप्टेबल है, यानी कि जिस तरह मैं अब पाकिस्तान पोस्ट की मैंने बात किया कि अब कंप्यूटराइज्ड एक कंप्यूटर का ज़माना है और अभी भी आप अगर एक मैनुअली काम कर रहे हैं, भले वो काम हो रहा है बट दैट शुड नॉट बी सोशली एक्सेप्टेबल। यार टेक्नोलॉजी का दौर है, आप क्यों नहीं अपने आप को अपग्रेड करते? आप क्यों फॉर सम रीज़न जो है आप जो भी आपके पास एक बंदा आ रहा है आप उसका टाइम ज़ाहिर कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, टाइम इज़ द की। सो ये तमाम टेक्निकल अप्रेजल में हम ये तमाम चीज़ें हम कवर अप करते हैं। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक अप्रेजल है। सोशो इकोनॉमिक अप्रेजल में हम बंदों को भी डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे। देखें एक इसमें जो मेन एक पैरामीटर है वो आपके पास है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है डैम की कंस्ट्रक्शन है। डैम की कंस्ट्रक्शन में देखें आपकी इकोनॉमी जो है वो आपकी इंक्रीज़ करेगी, बूस्ट करेगी, ठीक है। आपने कंस्ट्रक्शन करनी है बट जिस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है उस टाइम आपकी मीशत पे बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा एक पैसा आपका लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगी। उसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखने जो सोशली इसमें जो आपने एनालिसिस करना होता है वो ये है कि आपके बंदे कितने डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ जो लोकल जो इर्द गिर्द जो आपके पास आबादी है वो कितनी डिस्प्लेस होने जा रही है, आपने उसको भी देखना है। फिर लाजमी बात है उनको आपने कैश वगैरह देना है, आपने उनको कहीं सेटल करना है या नहीं करना है। या जिस तरह हमारे मंगला डैम वगैरह बना है जो मीरपुर का जो है खैर मशहूर है कि हर ख़ानदान में एक बंदा जो है पूरी फैमिलियाँ भी इनफैक्ट जो है वो यूके में सेटल हो गई। सो बेसिकली ये जो डैम बन रहा था सो उसमें उनको कह लें कि कंपनसेट किया गया था। उसके बाद कुछ जो है हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं, कुछ इसकी जो है कह लें कि शेडो प्राइसेस होंगी, यानी कि कुछ आपको बेनिफिट्स वगैरह तो आपको सामने नज़र आएंगे, ठीक है। बट हो सकता है कुछ हिडन कॉस्ट्स होंगी या फिर आपको ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल टर्म्स में पे करना पड़े, कुछ और भी इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लाइक IMF से अभी हमने लोन लिया है, ठीक है। सो आपने देखा हफीज़ शेख साहब जो हैं वो अब हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा चुके हैं। ही इज़ अ डुअल नेशनल और पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे, अब जो है ये ख़त्म होगा, दोबारा वापस चले जाएंगे। सो बेसिकली कुछ शेडो प्राइसेस थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें कैश चाहिए था ताकि गवर्नमेंट अपने सर्कल चला सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंस था। उसके बाद जो है इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी, ये भी हम सोशो इकोनॉमिक अप्रेजल देंगे, यानी कि आपके पास कुछ लाइक आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आपने ये भी देखना है कि माशरे में आपने बैलेंस किस तरह क्रिएट करना है। देखें जिस तरह यार जो लाहौर में मॉडल टाउन वगैरह है, ठीक है, ये जो सोसाइटीज़ हैं ये कौन डेवलप करती है? गवर्नमेंट डेवलप करती है। ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी यह है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ये होता क्या है कि खैर ये एक लंबी डिबेट है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है वो इन्हें कॉर्पोरेट एक हमारे पास जो है एक हमारा पूरा इदारा इसका बना हुआ है जिसको ये करना चाहिए था, ठीक है। कॉर्पोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी का डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली उसका काम था। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि किसी भी माशरे की ग्रोथ के लिए या फिर किसी मुल्क की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि जो आपका मिडिल क्लास जो आपका होता है, आपकी कोशिश होती है कि वो मिडिल क्लास जो है वो अब ऊपर को जाए, यानी कि आपने उनको मिडिल क्लास को नीचे से उठा के आपने ऊपर लेके आना है, ठीक है। वो ऊपर आएंगे तो साथ ही जो लोअर क्लास में जो आपके लोग हैं वो भी इवेंचुअली ऊपर आएंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है। और ये कैसे हो सकता है? जो सबसे एसेंस है हमारे पाकिस्तान में वो है अपना घर होना। सो ये क्या कहते हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लो कॉस्ट पे जो है जो मिडिल क्लास होता है उनको बेन के आइडियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप उनको जो है आप वो प्लॉट आप उनको देते हैं कम कीमत पे ताकि वो इजीली अपना वहाँ घर बनाएं, सेटल हो। देखें जब एक बार घर आपके ऊपर 4 दीवारी या छत है, आप उसके बाद काफ़ी चीज़ें आप जो है आप रिस्क ले सकते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। सो ये बेसिकली आपके पास थीम होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितना, अगर तो लेट से अगर आपने एक सोसाइटी बना दिया और वो पहले ही आपने बना दी कि जी जो एक कह लें कि वेल ऑफ हैं और जो एक रिच फैमिली है या जो इशराफिया आप कह लें या फिर जो अपर क्लास है, एलीट है, अगर उन्हीं के लिए आप वो स्कीम बना रहे हैं वो अमीर से अमीर तर होते जाएंगे या वो मज़ीद प्रॉपर्टी बनाते जाएंगे, बट आप ये नहीं देख रहे कि जो है इसका इम्पैक्ट जो आपके पास जो कह लें कि जो इनकम ऑफ द सोसाइटी जो सोसाइटी में बैलेंस है वो नहीं रहेगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सो ये बेसिकली ज़रूरी है।
इसी तरह जो है इम्पैक्ट ऑफ लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सोसाइटी, ठीक है। आपके पास लेट से जिस तरह हमारे पास ये सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, सेविंग स्कीम्स होती हैं, नेशनल सेविंग स्कीम वगैरह, ये बेसिकली हम इनकरेज करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में कि आप जो है यहाँ इन्वेस्ट करें या फिर आप सेव करें, ठीक है। या फिर आप कह लें कि जिस तरह हम यहाँ बाहर हम बॉन्ड्स वगैरह, बॉन्ड्स का इजरा जिसे हम कहते हैं कि बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं कि जी हम अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम उनको कहते हैं कि जी आप ये बॉन्ड्स खरीदें, यानी कि इतने पैसे जो है गवर्नमेंट को दें। गवर्नमेंट जो है लेट से किसी भी ABC प्रोजेक्ट किसी में भी लगाएगी और आप लेट से 5% या 10% के साथ आप जो इतने साल बाद अपनी रकम वापस ले सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको जो है इन्वेस्ट करेगी या उसको प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएगी और उनको इन्वेस्टमेंट के साथ वापस कर देगी। सो ये बेसिकली तमाम चीज़ उसमें कवर हो रही होती हैं। उसके बाद यह है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो कि आप हमारे नेशनल गोल्स पूरे कर रहे हैं। लेट से जिस तरह भी कॉन्वेंट का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में हमने वेंटिलेटर्स बनाए हैं, ठीक है। पाकिस्तान पहले वेंटिलेटर इंपोर्ट करता था, बट अब POF और प्यास की ये टीम थी, इन्होंने मुश्तरका ये एफर्ट करके उन्होंने ये वेंटिलेटर बनाए जो कि प्रोडक्शन में भी आ गए हैं और लोकली बन भी रहे हैं। सो उससे हुआ क्या कि आपके पास एक जो हमारा एक बर्डन एक बाहर से हमारे पास होता है कि हमने वेंटिलेटर मंगवाने थे, हमारा वो अब ख़त्म हो गया। अब हम वेंटिलेटर्स में सेल्फ सफिशिएंट हैं, इनके हम वेंटिलेटर्स खुद बना रहे हैं। सो ये बेसिकली हमारा दिस विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, यानी कि जब इसका अप्रेजल बन रहा होगा, आपके पास कॉन्वेंट का अप्रेजल बन रहा होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा होगा कि हमारा जो नेशनल गोल है टुवर्ड्स सेल्फ सस्टेनमेंट, ठीक है, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी का जो एक हमारा जो है गोल है उसको किस तरह से अचीव कर पा रहा है, ठीक है। सो इसको आप इन जो अभी भी हमने डिस्कशन की इन तमाम चीज़ों का प्रोजेक्ट के हवाले से सोचें। सो आई थिंक ये बेहतर आपके पास जो है हाँ क्या लें कि एक्सप्लेनेशन आपके पास ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसी के साथ साथ जो है सोशल इकोनॉमिक अप्रेजल जब भी हम डेवलप कर रहे हैं, हम सेल्फ सफिशिएंसी देखेंगे, हम आइदर सेल्फ सफिशिएंट हम इसमें हो रहे हैं, जिस तरह अभी हमने कॉन्वेंट की बात की। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कितनी जनरेट हो रही हैं, आप कहीं इंडस्ट्री लगाने चाह रहे हैं, वहाँ कितने लोगों को आपने जॉब देनी, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये तमाम चीज़ें हम सोशो इकोनॉमिक अप्रेजल में देखते हैं। उसके बाद सोशल ऑर्डर है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि अगर एक बंदा जो है उसके पास पैसा और वो सांप बना के बैठ जाए तो उसका फ़ायदा नहीं। अगर वही वो इन्वेस्ट करता है, कहीं इंडस्ट्री वगैरह लगाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो जो बाकी जो तबका आपके पास है, जो बाकी लोग हैं, वो भी उससे बेनिफिट करेंगे, वो वहाँ काम करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, सेल होगा, एक रकम जो है जो अमाउंट है वो सर्कुलेशन में आएगी, तो काफ़ी कितने घरों के चूल्हे जलेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास सोशो इकोनॉमिक अप्रेजल है। उसके बाद इकोलॉजिकल अप्रेजल है। इकोलॉजिकल अप्रेजल बेसिकली है कि आपने इम्पैक्ट हम देखते हैं कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, नॉइज़ या फिर वेजिटेशन है, ह्यूमन लाइफ वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पावर प्लांट्स होते हैं या फिर केमिकल या लेदर प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सो ये जहाँ भी आपने बनाना, आपने देखना है कि एनवायरमेंटल इसके जो है हमारे पास क्या इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। देखें अब हमारा जो दरियाओं का पानी है वो आलूदा हो रहा है, उसके कोई प्रॉपर हमने मैकेनिज़्म नहीं रखा, कचरे का ढेर वगैरह ये वो, यानी कि खैर अब एक आवा बिगड़ा हुआ पाकिस्तान में, बट थिंग्स आर लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमारे जो चिमनीज़ वगैरह उनमें हमने प्रॉपर फ़िल्टर नहीं लगाए होते, हालांकि बहुत सख्त जो है इस पर जो है कह लें कि कहा जाता है, इन्फोर्स किया जाता है कि जी आप ये स्पेशल फ़िल्टर्स लगाएं, ठीक है, पोल्यूशन इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जो कि हमने क्योटो प्रोटोकॉल्स वगैरह हमने साइन किए हैं UN के साथ, उसमें जो है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अच्छा, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा CSR का। CSR एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है, जिस तरह आपके पास मोबाइल नेटवर्क्स हैं, आपने देखा होगा कि जी कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट का है, मगर स्पॉन्सर होगा यूफोन का, जैज़ का, टेलीनॉर सेक्टर सेक्टर, कोई भी आपके पास कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है, ठीक है। लेट्स से कि जी वो इज्तिमाई शादियां हैं जी, किसी एक कंपनी ने जो है ये स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है, सिलाई मशीनें उनकी हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह की स्कीम्स चलती रहती हैं। या फिर इसकी एक और बड़ी एग्जांपल है, आपके पास फौजी फर्टिलाइज़र्स वगैरह और ये जो बड़ी MNCs हैं, ठीक है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपके इंट्रोड्यूस कराती हैं। क्यों कराती हैं? बेसिकली होता क्या है कि ये रूल है कि जो मोबाइल कंपनीज़ का जो है ये ज़्यादा बेहतर एग्जांपल हो जाती है।
कि आपने एक माहौल को आपने पोल्यूट कर रहे हैं। देखें अगर कोई इंडस्ट्री लग रही है वो भी पोल्यूट कर रही है, अगर फर्टिलाइज़र है तो एयर, वाटर और नॉइज़ वगैरह, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पैक्ट है। सो उसको वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दैट ट्राई टू दीज फर्म ट्राई टू गिव बैक टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक। देखें अब आपके पास यहाँ 3G 4G का नेटवर्क आपके पास लगा है, रेडिएशंस पास ऑन कर रही हैं, इसका ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब वो ये लोग क्या करते हैं कि ये फिर इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कोई पब्लिक सर्विस मैसेज इन्होंने सर्कुलेट करा देंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें, ताकि जो है ये दे आर गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। जिस तरह पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी जो है अब सिगरेट्स जो है दे आर इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है, सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इंडस्ट्री भी है और वो सारा कुछ है। सो उन्होंने अब क्या किया हुआ है कि इस्लामाबाद में F10 के अंदर उन्होंने पूरी एक नर्सरी बनाई हुई है। आप यानी कि आप जाएं वहाँ से, आप फ्री में पौधा वहाँ से पसंद करें, आप फ्री में वहाँ से पौधा ले जाएं और आप प्लांट करें, ठीक है। सो ये बेसिकली दे आर डूइंग इट अंडर CSR या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी तरह जो है एट टाइम्स होता है कि आपके पास आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं, सो उसके एडवर्स इफेक्ट्स कुछ आ रहे होते हैं, ठीक है, कुछ डैमेज आपके पास हो रहे होंगे या फिर नेचर को, और उसको हमने रिस्टोर करना है, सो कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन क्या होगी। सो ये तमाम चीज़ें जो इकोलॉजिकल अप्रेजल के अंदर कवर होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो फाइनल है या फिर कह लें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल में जो है हम चीज़ें देखते हैं कि वेदर द प्रोजेक्ट इज़ फाइनेंशियली वायबल या नहीं है। सर्विसिंग डेप्थ वगैरह हम देखते हैं, यानी कि आपके पास जो अब हमने सर्विसेज वगैरह एक्वायर करनी है या फिर अब आपने फंड्स वगैरह जनरेट करने हैं, सो वो कैसे होंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो हमने रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस को हम मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट आपने ले ली लोगों से, तो अब आपने उनको रिटर्न भी करनी है टाइमली, क्या आप कर पाएंगे ये चीज़। इन्वेस्टमेंट एंड फेजिंग ऑफ द टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट वगैरह निकालना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग आप किस तरह ले रहे हैं। देखें इसी आपने देखा होगा कि अक्सर जो है आपको ये एड्स वगैरह आपको फेसबुक वगैरह की टाइमलाइन में भी आते होंगे कि जी पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर, और आपके पास जो बुकिंग है वो इतने से शुरू, अभी बुकिंग कराएं, कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी, ये है वो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बेसिकली आपका पैसा ले रहे हैं, आपका पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब वो बन जाएगा आपको कहेंगे कि जी आप इसको ले लें, ठीक है। कुछ लाजमत पोर्शन है अपना भी बीच में रखेंगे, लाजमत देनो बेटर वो क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्या वो कर रहे हैं। सो बेसिकली दैट इज़ द मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब कुछ केसेस में गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस करती है जी, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, एशियन बैंक से लोन ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया, IMF के पास चले गए, USA ने एड कर दी, चाइना ने दे दिया पैसा, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दिस, ओके। उसके बाद को अगर वो भी नहीं चल रहा, आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए, ठीक है, जिस तरह सेविंग स्कीम वगैरह वाले हैं, या फिर ओवरसीज़ आपने कहा कि जी ये हमारे बॉन्ड्स हैं, आप ये बॉन्ड्स ले लें। बॉन्ड्स बेसिकली क्या है कि एक एग्रीमेंट है कि जी आपने हमें इतने पैसे अभी देने हैं, आज से 5 साल के बाद आप जो है इतने % प्रॉफिट के बाद ले लीजिएगा, ठीक है। सो वो बेसिकली होता क्यों है, ताकि हम किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग कर सकें, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ हमारे पास आएगा, यानी कि कहाँ आपके पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और जो हम रेवेन्यू ले रहे हैं वो कहाँ इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो इनिशियल जो कॉस्ट थी वो अब आपने पूरी कर लिया। कैश फ्लोज इन द प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज आपने क्या एक टाइम में ही सारे इन्वेस्टमेंट कर लेनी है, या हर महीने 2 महीने बाद इतनी अमाउंट जो है वो इंजेक्ट होगी प्रोजेक्ट के अंदर। ये तमाम चीज़ें अब हम फाइनेंशियल अप्रेजल में देखते होते हैं। अगर देखें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे पास ये पहला जो है कि इज़ द इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल और नॉट, यानी कि पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इनके ऊपर रहेगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जो है लोन रिटर्निंग कैपेबिलिटी भी है कि लाजमता आपने पैसे तो आपने लिए हैं, ठीक है, आपने जहाँ फाइनेंसिंग आपने किया, आपने लोगों को पैसे भी तो वापस कर रहे हैं जिनसे आपने लिए। सो वो अब आपने देखना है कि जी डेब्ट सर्विस कन्वर्जेंस रेशो आपके पास जो है क्या आ रहा है, एक टेक्निकल टर्म है, और अगर ये ग्रेटर देन 2 होगा तो इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है वो वर्थवाइल है। लेवल ऑफ रिस्क वगैरह हमें यहाँ से पता लग जाएगा। अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो इसमें और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक
आपने फिर टैक्स वगैरह को भी आपने देखना है, आपने फिर ओवरहेड, बाकी ओवरहेड्स वगैरह को भी देखना है। सो इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। सो हमें अब जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पे बैक पीरियड से, और हम इन तमाम चीज़ों को बारी बारी देख लेते हैं। कुछ ये छोटे से न्यूमेरिकल्स होंगे, इनको भी अभी हम देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड जो है सिंपली ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टेल्स अस द नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर एन इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। यानी कि आपके पास ये आपने ये देखना है कि जी हमारे पैसे पूरे कब हो रहे हैं इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। क्या करेगा, पॉजिटिव इसके हैं, मेजर्स द टाइम द प्रोजेक्ट विल टेक टू रिकवर द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेट, emphasizes cash flows a key factor in business, ठीक है। कैश फ्लोज को भी हम जो है लाजमी, तो कैश इज़ एवरीथिंग, और उसको हम देखते हैं। इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको हम आगे जाके ये डिस्कस हो रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एज्यूम्स द कैश इनफ्लोज फॉर द इन्वेस्टमेंट पीरियड, ठीक है, और उसके बियॉन्ड नहीं देखता, ठीक है। और उसके बाद डज नॉट कंसिडर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और दिस एज्यूम द कैश इनफ्लोज फॉर द इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी कि जो आपने कितने साल के लिए आपने वो इन्वेस्ट किए हैं, सिर्फ उसको वो देखेगा कि जी उसमें वो पे बैक कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके आगे नहीं देखेगा। ओके, सो सिंपल जो है फार्मूला जो है इसका सिंपल ये है, इसको फार्मूला को आप इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, जहाँ कह लें कि हमने 100,000 हमारे पास जो है कि कंपनी है, वहाँ हमने इन्वेस्ट किया है, आउटफ्लो है हमारा, ठीक है। और जनरेट जो हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, दोज आर अराउंड 34,432, 39,530, 39,359 और 32,219 ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। ये हमने करके फाइंड आउट करना है कि जी पे बैक हमें कितने अरसे में मिलेगा। सो इसको हम देख लेते हैं। और ओके, सो हमारे पास जो है वैल्यूज़ गिवन है। सो सबसे पहले हम यहाँ एक चार्ट टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ कैश फ्लोज अब लिखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 100,000, ठीक है। इसको बेशक आप यहाँ नेगेटिव लिख दें क्योंकि ये आउटफ्लो था। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट ईयर के एंड पे इनफ्लो आया दैट वाज 34,432 US डॉलर्स का, यानी कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साल के एंड पे मेरे पास ये अमाउंट जमा होगी 34,432। इसी तरह दूसरे साल के एंड पे मेरे पास जो अमाउंट बनी वो थी 39,530, यानी कि अगर मैं दोनों साल के कह लें कि ये प्रॉफिट्स आप कह लें कि या फिर कह लें कि जो भी हमारे पास जो है कैश फ्लोज हमारे पास आ रहे हैं, सो 34,432 प्लस 39,530, सो ये हमारे पास बनता है 73,962। इसी तरह थर्ड ईयर जो है वो हमारे पास यहाँ डॉलर के साइन सारों के साथ आएगा। थर्ड ईयर जो है हमारे पास आता है तकरीबन 39,359, सो 39,359। सो ये हमारे पास जो कम्युलेटिव अमाउंट है ये हमारे पास बन जाती है अराउंड 113,321। और इसी तरह जो फोर्थ ईयर है उसको भी लिख लेते हैं, डेट इज़ 32,219, और यहाँ हमारे पास ये अमाउंट बनती है डेट इज़ अराउंड 145,540। अच्छा, अब देखें हमारी इन्वेस्टमेंट थी 100,000 और जो हमारे थर्ड ईयर के एंड में हमारे पास जो अमाउंट बन गई डेट इज़ 113,321। इसका मतलब है जो पे बैक है वो हमें 3 साल से पहले मिल रहा है। सो इसका मतलब है कि अगर हम एक यहाँ लाइन लगाएं, सो एक चीज़ तो हमें यहाँ से श्योर होगी कि अगर हम यहाँ पे बैक अब फाइंड आउट करना चाहें पे बैक पीरियड, ठीक है, 2 साल तो कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ अब हमने बाकी रिमेनिंग टाइम निकालना है, तो वैसे निकलेगा कि थर्ड ईयर के एंड पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, दैट इज़ 113,321, ठीक है। और
और अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास ये था, और ये हमारे पास सेकेंड ईयर के एंड पे थी, यानी कि जब तीसरे साल में गए हैं सो हम इस अमाउंट से यहाँ तक हमने पॉजिटिव हम गए हैं। सो इसका मतलब है कि अगर हमने निकालना है कि 100,000 कब मीट हुआ, सो उसके लिए जो रिलेशन है वो सिंपली ये होगा कि 100,000 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस अमाउंट के साथ 73962 को, और इसको अब हम डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट के साथ जो कि तीसरे साल में हमारे पास आई। अगर हम चाहें तो यार यहाँ वैसे ईयर भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ईयर 1 में था, ये 2 में था, ये 3 में था और ये 4 में था। सो ये डिवाइड करेंगे इसको 39359 के साथ। सो ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है डैट इज़ अराउंड 0.66, और ये हमारे पास 2 है। इसका मतलब है कि जो पे बैक पीरियड है वो हमारे पास है 2.66 ईयर्स, यानी कि 2.66 ईयर्स में हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमारी पूरी हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन दीज कैश फ्लोज। ठीक है, सो ये सिंपल जो है इसका मेथड है। अब हम दोबारा स्लाइड्स के ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ से अगर आप देखें कि बिल्कुल उसी तरह जो है हमने ये फाइंड आउट किया। हमारे पास कैश फ्लोज था जो इनिशियल था, उसको यहाँ खैर उसने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि वो नेगेटिव अमाउंट है। कैश फ्लोज हमने लिखे, उसके बाद क्यूमुलेटिव इनफ्लोज हम साथ साथ लिखते गए। फर्स्ट ईयर के एंड पे 34,000 था, फिर 73 पे 113, फिर 145, और हमने इवेंचुअली फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो पे बैक पीरियड है डैट इज़ 2.66 ईयर्स। सो ये हमारे पास एक मेथडोलॉजी है फाइनेंशियल अप्रेजल की। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या था कि जी ये आपके पास जो टाइम वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करता। ओके, अब हम आ जाते हैं NPV पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है यूजेस मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज। ठीक है, यानी कि बेसिकली नेट आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू क्या करेगा कि तमाम वैल्यूज़ को जो है वो गेज करेगा और आपको बताएगा कि आपको ओवरऑल जो है ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। पॉजिटिव NPV का मतलब है कि जी द प्रोजेक्ट मीट्स द मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एंड इज एलिजिबल फॉर फर्दर कंसिडरेशन। इसका एडवांटेज है कि जी टाइम वैल्यू फॉर मनी को कंसिडर कर रहा है, और अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट ये रिजेक्ट हो रहा है। उस तरह से कह लें कि अच्छा चलें, एनीवेज इसका जो है रिलेशन डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट जो है वो आई थिंक मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ, और बल्कि एक अच्छा इसमें जो हमारे पास NPV उसका कह लें कि एक तरह से ड्रॉबैक ये है कि आपको जो है रेट ऑफ रिटर्न उसमें नहीं आपको पता लग पाएगा। आप इवेंचुअली हिट एंड ट्रायल पे कि आप डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न पे आप निकालें कि जी नेट पॉजिटिव वैल्यू आपके पास ज़ीरो कहाँ आ रही है, यानी कि कहाँ ब्रेक इवन आपके पास कहाँ अचीव हो रहा है। अच्छा, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश वैल्यूज़ एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली है क्या, देखें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों ने अभी तक कवर कर लिया होगा, मैं दोबारा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, आपके पास अगर आज एक अमाउंट है, ठीक है, इसको हम पीछे दोबारा ले चलते हैं। आपके पास लेट से 100 रुपीज़ आज या 1000 है, ठीक है, लेट से एक साल के बाद ये 1000 नहीं होंगे, इसकी वर्थ चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो लाजमी मतलब इसकी कोई ना कोई फ्यूचर वैल्यू होगी। सो वो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी वो अब आपको नहीं पता, बट जब हमने यह नेट प्रेजेंट वैल्यू देखें, प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन हम आज की डेट में कर रहे हैं। सो बेसिकली वो जो फ्यूचर जो वैल्यू होंगी, यानी कि आज अगर 1000 रुपये और कल फ्यूचर में एक साल बाद जो 1000 रुपये वो सेम नहीं होंगे। सो वो उस 1000 की लाजमी होता है यहाँ कोई ना कोई भी वैल्यू कम होगी जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसके ऊपर मार्जिन या प्रॉफिट आपको मिलेगा कि वो अगले साल 1000 बनेगा। सो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू या आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सो ये बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, यानी कि अगर आपने जो है यहाँ फ्यूचर वैल्यू आपने निकालनी है, डैट वुड बी इक्वल टू 1 + i रेज़ टू द पावर n, और ये आप मल्टीप्लाई इसको यहाँ PV के साथ कर दें, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के साथ। सो आपके पास यहाँ से फ्यूचर वैल्यू आ जाती है कि जो आज आपका 1000 रुपया है, और अगर इंटरेस्ट रेट जो भी है एक साल या 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। सो ये बेसिकली आपके पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी बेसिस पे आपने देखा होगा कि जो हमारे पास बैंक होता है, ठीक है, वो
आपके पास अगर लेट से आप लोन वगैरह लेते हैं तो वो जो कह लें कि ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है या जो वो अमाउंट निकाल रहे थे जो आपने वापस करनी होती है वो सिंपल नहीं होती, सिंपल इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि कंपाउंड हो रही होती है। यानी कि ये जो n का फैक्टर है ये जितने साल बढ़ते जाएंगे वो उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। यानी कि ऐसा सिंपल नहीं है कि आपने 1000 रुपया लिया और आप उसे 5% इंटरेस्ट रेट पे जो है आपने कह दिया। ऐसे नहीं हो सकता कि जब आप फर्स्ट अमाउंट रिटर्न करते हैं 100 रुपीज़ रिटर्न करते हैं और साथ उसके जो है आप 5% आप जो है देते हैं, यानी कि लेट से 105 आपने रिटर्न कर दिया, अगले साल वो 105 नहीं होगा बल्कि वो जो प्रेजेंट जो आपने अगले साल इंस्टॉलमेंट देनी है उस पर वो कंपाउंड हो गया होगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। वो आपको अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ेगी, अराउंड 110 तक हो सकती है, 107 या 108 हो सकता है आपको देना पड़े। ये बेसिकली फ़र्क पड़ेगा। जो NPV है वो इसको कंसिडर कर रहा होता है। ये फार्मूला जो है आपके पास, ये सिंपल I0 जो है वो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और हमने तमाम फ्यूचर वैल्यूज़ यानी कि 4 साल 5 साल ये प्रोजेक्ट चलता है, हमने तमाम फ्यूचर वैल्यूज़ को उनकी करंट आज की प्रेजेंट वैल्यू में यानी कि जिस टाइम इन्वेस्टमेंट हो रही है हमने उस टाइम की वैल्यू पे लेके आना है और तब हम ये देखेंगे कि जी अब ये क्या प्रॉफिट आपके पास बन रहा है, क्या बचता है। यही एग्जांपल जो है हम दोबारा लिए चलते हैं और इसको जो है हम देख लेते हैं कि आपके पास ये प्रीवियस एग्जांपल है, ठीक है। हमारे पास कैश आउटफ्लोज हैं जो कि अगले 4 साल में आ रहे हैं, इनको हम देखेंगे कि हमारे पास जो है क्या वैल्यू हमारे पास बचती है। इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है कि वो 12% है। अच्छा, एग्जांपल को करने से पहले ना फ्यूचर वैल्यू को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हम बात करते हैं कि आपके पास आज जो है आपके पास ₹1000 अवेलेबल, ठीक है। ये अब आपने इसको जो है अपने किसी बैंक में इन्वेस्ट आपने कर दिया, ठीक है। आपके पास अब आफ्टर 1 ईयर आपके पास इसकी वर्थ क्या होगी, ठीक है। उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डैट वुड बी यानी कि आपके वो फ्यूचर वैल्यू बनेगी, ठीक है। डैट वुड बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो इनके मैं इसे यहाँ कर देता हूँ 1+i, यानी कि इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा और वो ये अमाउंट भी तो एडअप होगी ना। यानी कि अगर मेरे पास वो 5% इंटरेस्ट है या चलें सिंपलिसिटी के लिए 10% कर लेते हैं, कहते हैं कि जी 1000 ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय आई यानी कि 10%, आई इज इक्वल टू 10%। ये याद रखिएगा 10% का मतलब होता है कोई भी चीज़ परसेंट का, यानी कि कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय 100 यानी कि आउट ऑफ 100 क्या है। यहाँ भी आपके पास यहाँ सिंपली 10/100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से कट आउट हो जाएगा, ये 0 यहाँ आपके पास जो है ये शहीद हो जाएगा। आपके पास ये जो अमाउंट है ये बनेगी 1100। यानी कि आपके पास 1 साल के बाद वो जो 100 था वो 10% इंटरेस्ट रेट के बाद वो 1100 हो गया। अब अगर लेट से ये तो था हमारे पास 1 ईयर, अगर मैं कहता हूँ कि जी आफ्टर 2 ईयर्स मैंने फाइंड आउट करना है, उसके लिए फ्यूचर वैल्यू जो है अब क्या होगी। 1000 तो आपके पास यहाँ आ गया, अब मल्टीप्लाई बाय ये इंटरेस्ट रेट आपके पास हो गया 1 साल वाला। जब आपने दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट रेट कंपाउंड हो गया, यानी कि 1+i दोबारा आएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1+i रेज़ टू द पावर 2, या फिर हम किसी भी फ्यूचर वैल्यू के लिए हम ये लिख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो हमारी ये है ना, अभी हम करंटली इसकी बात कर रहे हैं, इंटू 1+i यानी कि 1+ इंटरेस्ट रेट रेज़ टू द पावर n यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स। ये देखें यहाँ नंबर ऑफ़ ईयर्स अगर हम 1 पुट करें वो सेम रहता है। और अगर फ्यूचर वैल्यू में मैं बात करूँ देखो 1000 1+i यानी कि 1+0.10 डिवाइडेड बाय n या फिर 0, वो इक्वल टू 1 होता है। आपके पास ये दोबारा आपके पास ये 1000 ही आएगा। ओके, आई होप कि जो है अगर किसी को कन्फ्यूजन थी
सो ये कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर होगा। सो इसको अब हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके जी। सो सबसे पहले जो इसको हल करने का तरीका होता है कि हम कैश फ्लोज बना लें, यानी कि हमारे पास ये 4 साल के लिए है, ठीक है। सो हम यहाँ की लाइन बनाते हैं, हम कहते हैं कि जी ये 0 है, ये ईयर 1 है, 2, 3 और ये 4। ईयर 0 पे हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी डेट वाज 100,000, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट ईयर के एंड पे इन्वेस्टमेंट आई है डेट इज़ 34,432। ईयर 2 के एंड पे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आई है डेट इज़ 39,530। थर्ड ईयर जो इन्वेस्टमेंट आई है डेट इज़ 39,359 और फोर्थ ईयर जो इन्वेस्टमेंट आई है डेट इज़ 32। सो एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए जो सिंपल हमारे पास रिलेशन है डेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई नॉट। इसी तरह हमने जो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला हमने फ्यूचर वैल्यू के लिए फार्मूला लिखा था दैट वाज PV इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के लिए द रिलेशन वुड बी सिंपली फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n। सो अब ये देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ जो फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है डेट इज 34432। सो ये हमारे पास बनेगा 34432 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई चूँकि 12% या फिर 12/100 या फिर 0.12, सो डैट वुड बी 0.12 रेज़ टू द पावर 1 प्लस इसी तरह सेकंड जो कि हमारे पास है 39,530 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12 डिवाइड रेज़ टू पावर 2 प्लस थर्ड ईयर के लिए 39,359 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर 3 और प्लस फोर्थ ईयर के लिए जो कि हमारे पास है 32,219 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 रेज़ टू द पावर 4 और माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 100,000। तो ये नेगेटिव साइन है सिर्फ इस वजह से शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कि ये आउटफ्लो है और इसी वजह से ये देखें आउटफ्लो है नेगेटिव किया, वो माइनस माइनस यहाँ प्लस वाला सीन नहीं है, ठीक है। सो सिंपली जो है अब यहाँ से अगर हम इसको निकालना चाहें सो ये वैल्यू जो बनेगी मेरी कैलकुलेशंस के बाद जो ये वैल्यू आती है डेट इज 110,746.64 माइनस होगा 100,000। सो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 10746.64। सो ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तुम्हारा इस इन्वेस्टमेंट की इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो है डेट इज़ गुड टू गो ग्रेटर देन 0 है। सो इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है। अगर लेस देन या इक्वल टू 0 होता तो इसका मतलब है कि यू विल लूज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर फिजिबल नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ करने का मतलब ये है कि आप वही अमाउंट जो है आप कहीं और इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। बेसिकली आपने वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की है, सो इस वजह से इसको हम अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कहते हैं। इसी तरह जो है अब हम ये एक एग्जाम्पल है इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास सिनेरियो है जी इस एग्जांपल में कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट ए है डेट हैज़ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 700,000 एंड अ प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज ऑफ 2,25,000 फॉर 5 years और प्रोजेक्ट बी हैज़ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 400,000 एंड प्रोजेक्टेड कैश फ्लो इनफ्लोज ऑफ 100,000 फॉर 5 years। रिक्वायर्ड जो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15% है। सो अब हम जो है इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वाया पेबैक पीरियड, ठीक है। सो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं।
ये हमारे पास जो है प्रोजेक्ट ए होगा यहाँ, और यहाँ हम क्या देते हैं प्रोजेक्ट बी होगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने यहाँ फाइंड आउट करना है। सो हमें यहाँ चार्ट हम टेबल एक बना लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले जो कैश इनफ्लो आया, या फिर कह लें कि जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, सो हमारे पास जो यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कैश इनफ्लो है, उसको यहाँ रेड से शो कर देते हैं कि वो हमारे पास था 700,000, जो कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। अब हमारे पास जो कैश इनफ्लोज हैं वो हमारे पास हैं 2,25,000 के। सो हमारे पास 225,000 एक साल के लिए, फिर ये सेकंड ईयर है, और ये हमारे पास 5th ईयर है। अब जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे पास बनेगी वो सिंपली होगी 225,000। इसी तरह जो सेकंड ईयर के हमारे एंड पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे पास होगी डैट वुड बी 450,000। और इसमें जो है फिर हम थर्ड ईयर को ऐड कर दें, सो हमारे पास बनती है 675,000। और जब हम फोर्थ ईयर के ऊपर आते हैं, सो ये हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, सो ये हमारे पास बन जाती है तकरीबन 900,000। फिफ्थ ईयर की अभी जो है अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ नहीं इसके अगेंस्ट लिख रहे। सो ये हमारे पास जो है ये क्यूमुलेटिव जो है कैश फ्लोज हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर हम देखें, सो हमारे पास ईयर 3 के 3 ईयर तो हमारे पास जो है पे बैक पीरियड में पक्के हैं, ठीक है। सो हम यहाँ अगर पे बैक पीरियड की बात करें, सो 3 ईयर्स तो हमारे पास यहाँ कंफर्म है, ठीक है, अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं। मगर अब फोर्थ ईयर में हमने देखना है कि कितना टाइम हमारा लगेगा कि हम इस फीट को भी अचीव करने। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली आपने करना क्या है कि जो 700,000 है, यानी कि जो कि हमने कह लें कि हमने अचीव करना है, उसमें से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि हमारे पास 675,000, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारे पास इनिशियल जो इस ईयर में इन्वेस्टमेंट है 225,000 से। सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी अराउंड 700,000 सो ये बनता है 0.11, यानी कि 3 + 0.11 या फिर 3.11 ईयर्स। सो ये हमारे पास था प्रोजेक्ट ए के लिए। इसी तरह प्रोजेक्ट बी के लिए अगर हमने फाइंड आउट करना हो, सो प्रोजेक्ट बी के लिए हमें यहाँ बता दिया गया है कि जी 4 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पास जो फर्स्ट ईयर के एंड पे भी हमारे पास 1,10,000 आएगा, यानी कि हमारे पास ये तकरीबन 5 ईयर्स के लिए है। सो एक 2 3 4 और ये 5। सो हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारे पास अमाउंट होगी वो 1,10,000 ही होगी, जो कि हमारे पास कैश फ्लोज है। उसके बाद जो सेकंड ईयर के एंड पे है वो हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 2,20,000। इसी तरह थर्ड ईयर के एंड पे हमारे पास जो है वो 3,30,000, और जो हमारे पास फोर्थ ईयर है उसमें 4,40,000 अमाउंट हो जाएगी। सो अगर हमने इसका भी पे बैक पीरियड हमने फाइंड आउट करना हो, ठीक है, सो
सो डैट वुड बी सिंपली, अगर आप देखें 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 3 साल हैं ये तो कंफर्म आएंगे। 4th ईयर के लिए हमारे पास जो इनिशियल कह लें कि जो हमारे पास अमाउंट थी, यानी कि जो हमने अचीव करनी है, डैट इज़ 4 लाख, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,30,000 और डिवाइड कर देंगे इसको, जो इस ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 की। सो अब ये वैल्यू क्या बनेगी? सो डैट इज़ 0.63। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये 3 + 0.63 या फिर 3.63 ईयर्स। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट चलें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अब लेट से आपके पास अगर ये बन जाता है अनइवन कैश फ्लो, यानी कि जो पे बैक पीरियड है, उसका एक और ड्रॉबैक ये भी है कि अगर अनइवन कैश फ्लोज आ जाएं तो हम क्या करेंगे। सो उस केस में आपने क्या करना है कि जिस तरह हमने अभी एनपीवी के अंदर हमने प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं, आप इन तमाम ये जो कैश इनफ्लोज हैं आप इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और फिर उन प्रेजेंट वैल्यूज़ को आप यूज़ करते हुए आप फिर क्यूमुलेटिव ये कैश फ्लोज फाइंड आउट कर रहे होंगे और उसको यूज़ करते हुए हम फिर पे बैक पीरियड फाइंड आउट करेंगे। सो अनइवन कैश फ्लोज के लिए आपका काम थोड़ा सा डबल हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, कि हमें फ्यूचर वैल्यू को भी जो है कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। ये तो थी एक चीज़। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास सेकंड है एनपीवी का। एनपीवी को हम कवर अप कर लेते हैं यहाँ। ओके, सो प्रोजेक्ट ए के लिए जो है हमें एनपीवी हमने फाइंड आउट करना है प्रोजेक्ट ए के लिए। एनपीवी हमारे पास होगा, अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास ये कॉमन है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एन्युटी का, मगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रखूँगा, यानी कि सिंपल यही एक फार्मूला मैं चाहूँगा चलाऊँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। वरना एन्युटी के लिए ये बहुत इजी फार्मूला, ये सिंपल एक स्टेप के अंदर जो है ये सॉल्व हो जाता है। सो सबसे पहले जो है हम एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके साथ। सो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू भी लिख देते हैं, पीवी ऑफ कैश फ्लोज। सो अब हमने जो है इसको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जो है हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो हमारे पास 5 हैं, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर इसके 1 मिनट रुकें, इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जी 700,000 की ईयर 0 पे। 1 पे भी हमें 225K मिल रहा है, इसी तरह 2 पे भी 225K है, उसी तरह ईयर 3 पे भी 225K है, ईयर 4 पे भी, और इसी तरह जो ईयर 5 है वहाँ भी 225,000 आ रहा है। सो इसका मतलब है जो ईयर 1 के लिए है डैट वुड बी सिंपली 225,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 रेट ऑफ रिटर्न हमें 0.15 गिवन था स्टेटमेंट में, रेज़ टू द पावर 1 प्लस सेकेंड 225,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 रेज़ टू पावर 2 प्लस थर्ड ईयर के लिए 225,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 रेज़ टू द पावर 3 प्लस फोर्थ के लिए जो कि हमारे पास है 225,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 रेज़ टू द पावर 4 और प्लस फिफ्थ ईयर के लिए जो कि 225,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 रेज़ टू द पावर 5, सॉरी नॉट 3 दैट इज़ 5,
सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ये यहाँ कर देता हूँ इससे, माइनस जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी $7 लाख की, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अब हम जो है अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस स्टेप को, सो हमारे पास ये जो कैश फ्लोज हैं कंप्लीट, सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है सॉल्व करने पे 754,234.89 माइनस जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 7 लाख की। सो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास जो बचेगी डैट वुड बी 54,234.89। इसका मतलब है कि जो NPV है वो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट ए जो है वो फिजिबल है। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट बी के ऊपर, इसको भी कवर कर लेते हैं। सो प्रोजेक्ट बी के लिए जो है हम उसी तरह कैश फ्लोज यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की, और फर्स्ट ईयर की एंड पे हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह इन्वेस्टमेंट इसकी यहाँ 1,10,000, 110 के, यहाँ भी 110 के, 110 के, यहाँ भी, और फिफ्थ ईयर में भी 110 के। सो इसका मतलब यह है कि अगर अब हमने इसकी NPV फाइंड आउट करनी है, सो NPV वुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी डिवाइडेड बाय 1.15 raised to the power 1 प्लस ये सेकेंड ईयर के लिए मैं ये ऐसे ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इसी तरह थर्ड ईयर, इसी तरह हमारे पास यहाँ फोर्थ ईयर आएगा। अब और हमारे पास फाइनल ईयर के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की। सो अब हम इसे जब सॉल्व करते हैं, सो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास वैल्यू अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू इसकी बनती है डाटा इज अराउंड 368,737.06 subtracted by 400,000 सो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव 31,262.93। सो इसका मतलब है कि ये जो NPV है that is less than 0, इसका मतलब है कि it is not feasible। ठीक है जी, ये फिजिबल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है। सो इसकी जगह आप ये इन्वेस्टमेंट करने की जगह हम प्रोजेक्ट ए को हम प्रेफर करेंगे, प्रोजेक्ट ए पे हम काम करेंगे। सो अब हम अगर स्लाइड्स को देख लेते हैं, सो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल थी जो हमने सॉल्व की। कंप्लीट इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ एक्सेल की फॉर्म में यहाँ गिवन है।
यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है, इसे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है। दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू द इनिशियल आउटफ्लो। यानी कि बेसिकली जो आपके पास कैश फ्लोज आपके पास फ्यूचर में होने जा रहे हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं कि उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं आपकी जो इनिशियल आपके पास कैश आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसके साथ। सो अगर तो ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 है, और वो उसी केस में होगी जब आपके पास एनपीवी पॉजिटिव होगा, द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल। पर देख लेते हैं, इसी एग्जांपल पे चले जाते हैं जो कि हम करके आ रहे हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हम यहाँ पीआई फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल हमने फाइंड आउट किया, ये देखें यहाँ ये अमाउंट फाइंड आउट किया मैंने, ठीक है। इसको मैं यहाँ साइड पे कर लेते हैं यहीं, ठीक है। हम यहाँ पी आई यहीं फाइंड आउट कर लेते हैं। पी आई फाइंड आउट करने के लिए ये देखें, ये तमाम वैल्यूज़ की वैल्यू मैंने अभी हमने फाइंड आउट की जो कि हमारे पास ये आ रही 754,234.89। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 754,234.89 डिवाइड करूँगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जो कि 7 लाख है, यानी कि जिसको हम ICO इनिशियल कैश आउटफ्लो हम कहते हैं, 700,000 से। सो ये जो पी आई की वैल्यू है ये मेरे पास आएगी तकरीबन 754,234.89 डिवाइडेड बाय 700,000। सो ये हमारे पास बनता है जी 1.077। चूँकि ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, ठीक है जी। यहाँ से आपने देख लिया इनिशियल कैश आउटफ्लो हमने 7 लाख थी, और ये तमाम वैल्यू हमने फाइंड आउट की जो कि 754,234.89 थी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जो हमारे पास एग्जांपल थी जो भी हमने किया, 754,234.89, और ये जो ICO था, जो इनिशियल कैश आउटफ्लो था, ये हमारे पास था 7 लाख। सो इस तरह हमने ये फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखें, वो 368 समथिंग था, सो उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वैसे लेस देन 1 होना है। सो आई थिंक ये सिंपल ये जस्टिफाई हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पे, और जो कि एक तरह से हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है बेसिकली वो ये है कि अच्छा जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में डिस्काउंट रेट बोलते हैं। इज़ द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज विद इनिशियल कैश आउटफ्लो। यानी कि बेसिकली ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां हमें ये पता लग जाएगा कि जी हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे इस परसेंटेज पे मिल जाएगा, यानी कि हमारे जो आउटफ्लोज है और जो वो इनफ्लो था वो बराबर हो जाएंगे। सो यानी कि इसका फ़ायदा ये कि अगर आपको IRR आपको मालूम हो, आप इजीली सेट कर सकते हैं कि हमने इससे कितना ऊपर हमने मार्जिन क्या रखना है, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि जी यहाँ हमारा ब्रेक इवन आ रहा है। सो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए जो एन्युटी के कॉन्सेप्ट की मैंने बात की थी वो होगी, इसमें कुछ चीज़ें होंगी वो हम अभी एग्जांपल करते हैं, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ एक और चीज़, ये ग्राफ हम छोड़ के गए हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें और ये आप देखें कि आपके पास ये नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट है, यानी कि जैसे जैसे डिस्काउंट रेट यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, एक तरह से आप कर्व में देखते जा रहे हैं कि आपके पास जो है कम होता जा रहा है, आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती जा रही है। और IRR आपको एक जगह लिखा हुआ नज़र आ रहा है 17%। ये एक केस है जिसमें आप देख रहे हैं कि जी अगर हम यानी कि इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट 17% रखेंगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि IRR जो है डाटा 17%। सो अभी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं और IRR को जो है हम देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल जो हमारे पास अप्रेजल है उसका ये लास्ट मेथड है। सो इसको हम अभी करके देख लेते हैं। अच्छा, IRR की एग्जांपल देख लेते हैं। दो डिफरेंट केसेस हैं। मैं थोड़ा सा जो है इसे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, सो इसको मैं शॉर्ट करूँगा। देखें, एक केस हो सकता है आपके पास के इवन कैश फ्लोज हों, कि हम अगर मैं डायग्राम बनाऊं,
सो मेरे पास इक्वल डिस्टेंस में, यानी कि ईयर 1 पे भी 1000 जो है लेट्स से कैश इनफ्लो आ रहा है, ईयर 2 पे भी कैश इनफ्लो 1000 है, ईयर 3 के ऊपर भी कैश इनफ्लो 1000 है। बट ऐसे भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कि ये इवन कैश फ्लोज हैं, मगर रियलिटी में हमेशा ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास, अगर मैं यहाँ ये चार्ट एक बनाऊँ, ठीक है, सो ये ईयर 0 है, ईयर 1 पे मेरे पास जो है लेट से आ जाता है 1000, ईयर 2 पे मेरे पास आ जाता है 2500 और ईयर 3 के ऊपर आ जाता है 1500। अब इसको हम बोलते हैं कि ये अनइवन कैश फ्लोज हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं अनइवन कैश फ्लोज को जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो इवन कैश फ्लोज हैं उनका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। अच्छा, इस केस में अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि जो मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट वाज अराउंड 3000। डिस्काउंट रेट चूँकि हमने यहाँ भी फाइंड आउट करना है, अगर हम एन्युटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इनिशियल वाइल्ड गैस आ जाता है और हम फिर टेबल्स की मदद से हमें पता लग जाता है कि लेट से जो हमारे पास IRR आ रहा है वो कहीं 18 या 19 के दरमियान लाई कर रहा होगा, 19 या 20 के दरमियान लाई कर रहा होगा, क्योंकि कुछ हमें टेबल्स में वो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ अब हमने IRR फाइंड आउट करना है। सो हम एक वाइल्ड एस्टिमेट लेते हैं और एक इनिशियल हम गैस ले लेते हैं कि आई जो है हम इनिशियली हम 14% पे लेके देखते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या वैल्यू बनती है। सो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें सबसे पहले जो है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको भी यहाँ लिख देते हैं 3000। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो फ्यूचर वैल्यूज़ हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सो इसका मतलब है कि अगर मैंने ईयर 1 के लिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, सो डैट वुड बी 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 रेज़ टू द पावर 1। सो ये वैल्यू मेरे पास बनती है अराउंड 877.19। इसी तरह ईयर 2 के लिए मैंने फाइंड आउट करना है। सो ईयर 2 के लिए अगर मैंने फाइंड आउट करना हो, सो डैट वुड बी 2500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 रेज़ टू द पावर 2, यानी कि या फिर ये वैल्यू मेरे पास बनती है अराउंड 1923.67 के। इसी तरह ईयर 3 जो है इसके लिए जो है मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। सो डैट वुड बी 1500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 रेज़ टू द पावर 3। सो ये वैल्यू मेरे पास बनेगी अराउंड 1012.46। सो इसका मतलब है कि I = 14 के लिए जो मेरे पास NPV बनेगा that would be, जो ये तमाम ये तीनों वैल्यूज़ एड अप जब मैं करूँगा, सो यानी कि 877.19 प्लस 1923.67 प्लस 1012.46 माइनस 3000। सो ये वैल्यू मेरे पास बनेगी 813.12 USD या फिर जो भी हमारे पास यूनिट्स है। सो ये नेट पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई एक वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसे ब्रॉडर लेके जाते हैं। अब मुझे एक और वैल्यू भी चाहिए होगी जिसके लिए मैंने NPV फाइंड आउट करता हूँ ताकि मेरे पास जो है IRR आ सके, यानी कि जिस पे वैल्यू नेगेटिव हो जाए। अभी ये 800 है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे मैं 30% पे ले जाता हूँ। ठीक है, I = 30%। सो उसके लिए मैं जो कैश फ्लो डायग्राम है वो मैं इसी तरह बना लेता हूँ। ये फिगर आ गई, ठीक है जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 0 पे 3000 है। उसके बाद ईयर 1 है जहाँ हमारे पास 1000 है, ईयर 2 है जिसके ऊपर 2500 है, और ईयर 3 है जहाँ हमारे पास ये 1500 थी। सो
ईयर 1 के ऊपर क्या होगा, ईयर 1 के ऊपर अब सिंपली ये होगा 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.3 रेज़्ड टू द पावर 1, या फिर ये वैल्यू हमारे पास बनती है अराउंड 769.23। इसी तरह ईयर 2 के लिए अब हम फाइंड आउट करते हैं। सो ईयर 2 के लिए फाइंड आउट जब करने लगते हैं, सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.3 रेज़्ड टू पावर 2। सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है अराउंड 1479.28। और इसी तरह ईयर 3 के लिए जो वैल्यू बनेगी डैट वुड बी 1500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.3 रेज़्ड टू द पावर 3, या फिर ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 682.75। सो अगर हमने ये NPV फाइंड आउट करना है, सो ये NPV वुड बी इक्वल टू 769.23 प्लस 1479.28 प्लस 682.75, और सब्ट्रैक्ट इसमें होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 3000 है। सो ये NPV है, इस केस में हमारे पास बनेगी -68.73। यहाँ तक आई होप कि आप सारों को जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम एक टेबल बनाते हैं, और टेबल सबसे पहले जो है हम यहाँ अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम NPVs, और यहाँ हम ओके यहाँ चलें सेकंड डिफरेंस यहाँ देखें। सबसे पहले जो है हमारे पास इंटरेस्ट रेट था 14%, उस पे NPV हमारे पास आई 813.12, ठीक है। सो ये हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दी 813.12। इसी तरह जो दरमियान में अब हमारा IRR है वो कहीं दरमियान में लाया कर है, क्योंकि देखना 30 पे नेगेटिव है। सो यहाँ एक IRR के लिए मैंने वैल्यू लिखी, NPV IRR के केस में होती है 0। सो ये एज इट इज़ हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है 30% आ गया, 30% के ऊपर NPV जो है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, -68.73। सो ये जो है हमारे पास ये फर्स्ट डिफरेंस यहाँ हमारे पास बनेगा, ठीक है। इसको NPVs की जगह में से यहाँ फर्स्ट डिफरेंस कर देता हूँ। सो अब आपने क्या करना है कि ये इन दोनों टर्म्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये आपके पास बनेगा 813.12, और जो ये हमारे पास टर्म है, ठीक है, जो कि 813.12 है और 68.73 है, सो ये आपके पास बनेगा 881.85, यानी कि ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 881.85। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना है IRR। सो IRR का मैं एक फॉर्मूला यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सो ये नोट कीजिएगा।
IRR इज इक्वल टू लोअर इंटरेस्ट रेट जो कि आपके पास जो है यहाँ इन रेंज आया, ठीक है, प्लस फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई हमने करना है, यहाँ आपके पास आएगी हायर इंटरेस्ट रेट माइनस लोअर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरपोलेशन ही है बेसिकली। अब देखें यहाँ हमारे पास लोअर इंटरेस्ट रेट कौन सा है रेंज में, लोअर इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 14%, सो एज इट इज़ 14 आ जाएगा यहाँ, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस अभी हमने फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास आया था 813.12, और इसी तरह सेकंड डिफरेंस है जो कि हमारे पास आया था 881.85, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमने यहाँ हायर इंटरेस्ट रेट जो कि हमारे पास है यहाँ 30 माइनस लोअर इंटरेस्ट जो कि है 14, सो अब इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है ये IRR आ जाएगा, सो IRR वुड बी इक्वल टू 813, और ये हमारे पास जो टर्म है 813.12 डिवाइडेड बाय 881.85, और ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपके पास 30 माइनस 14, सो ये हमारे पास बनता है 14.75, और इसमें बल्कि यहाँ लिख लेते हैं, सो डैट वुड इक्वल टू 14 प्लस 14.75, सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास ये जो IRR है ये हमारे पास आएगा 28.75%। सो इस तरह जो है ये IRR फाइंड आउट होता है फॉर अनइवन कैश फ्लोज। इवन कैश फ्लोज के लिए भी आप यही फार्मूला ही लेके चलिए, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, ठीक है, एन्युटी का मैंने आपको बताया वो यूज़ होता है, बट हम अभी फिल वक्त इसी को लेके चलें। सो IRR के साथ ही हमारा जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया वो पूरा हो जाता है। अब देखें हमने बाकी और 4 क्राइटेरियाज भी पढ़े थे, सो उसके लिए एक और मेथड यूज़ होता है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरियाज भी यूज़ होते हैं, कह लें कि जो बाकी हमारे अप्रेजल्स हैं हम उनमें यूटिलाइज करते हैं। एक उसमें मोस्ट कॉमन जो चेकलिस्ट मॉडल है, एक मल्टीवेट स्कोरिंग मॉडल है। चेकलिस्ट मॉडल में क्या होता है कि we use a list of questions to review the potential projects and to determine their acceptance or rejection. Disadvantage इसका ये है कि it fails to answer the relative importance or value of a potential project and does not allow for comparison with other potential projects. जो हमारे पास मल्टीवेट स्कोरिंग है ये that uses several weight qualitative or quantitative selection criteria to evaluate project proposals. It also allows for comparison of projects with other potential projects. चेकलिस्ट मॉडल जो है आप ये देख सकते हैं, इसमें कुछ सिंपल सैम्पल क्वेश्चन हैं, मसलन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड के जी व्हाट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन डज अलाइन विद, कुछ ऑप्शंस होंगी आप टिक करेंगे, रिस्क वगैरह, यानी कि जिस तरह हम 1 to 5 आप एवेल्युएशन करते हैं उस तरह का एक ही पूरा चेकलिस्ट मॉडल होगा। मल्टीवेट में क्या होता है कि हम डिफरेंट क्राइटेरियाज हम दे देते हैं, मसलन लेट से आपने जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसको यहीं कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें आपके पास जो है यहाँ डिफरेंट आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ आपने डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर लिया, मसलन स्टे विद इन द कॉम्पिटेंसी, स्ट्रेटेजिक फिट, अर्जेंसी, ठीक है, 25% ऑफ सेल फ्रॉम ये वो, यानी कि तमाम पैरामीटर्स और इनके आपने वेटेज दे दिया, ठीक है, यानी कि ये इसकी वेटेज 2 है, 3, फिर ये 2, 2.5, 1, 1 और 3। सो अब आप करेंगे क्या कि इसको जो ये प्रोजेक्ट 1 है इसको आप यहाँ 1 to 10 यहाँ स्कोर करते जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये ग्रेटर है, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको स्कोर करते जाएंगे, ठीक है। अब ये इसका जो कॉम्पिटेंसेस जो है, कोर कॉम्पिटेंसेस जो है उसमें इसका स्कोर 1 है, सो 1 into 2 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिक फिट है, बिल्कुल है, 10 into 3 30, सो 30 और 2 32, ठीक है।
इसी तरह जो है आपके पास अर्जेंसी जो है उसमें आप इस प्रोजेक्ट को आप 5 देंगे, सो इसकी वेटेज चूंकि 2 थी, सो 5 इंटू 10 यानी कि 30 प्लस 10, और इनिशियली हमारे पास 2 था। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि ये लाइक कर रहा है 10, और ये हमारे पास जो है ये 2.5 है इसमें, सो इस वजह से इसको जो है आप तकरीबन 25 पॉइंट्स आप दे देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है ये डिफेक्ट्स वगैरह वाला, ये इसको यहाँ 0 फिलवक कर दें, ये 0 है उसके इसमें, सो 0। उसके बाद जो है इम्प्रूव कस्टमर लॉयल्टी करेगा, 8 आपने इसको वेटेज दी है आउट ऑफ 10, सो 8 इंटू 1 ये 8 एडअप हो जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ ROI रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ 18 प्लस है, सो 18% से ज़्यादा है, सो 9 इंटू 3 यानी कि 27। सो जब आप इसको एडअप करते हैं सो आपके पास ये 102 आ जाता है, यानी कि मैं यहाँ चलें लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे कैसे आ रहा है। सबसे लास्ट में हमारे पास था जी 27, उससे पहले हमारे पास था 8, उसके बाद जो है हमारे पास ये 0 था यहाँ, उसके बाद यहाँ 10 इंटू 2.5 यानी कि 25 प्लस, उसके बाद आपके पास ये 5 इंटू 2 ये 10 था, और उससे पहले आपके पास यहाँ ये 30 था, तो यहाँ लिखते 30 प्लस, और उसके बाद जो है आपके पास ये 2 था। सो ये जब तमाम ये एडअप होते हैं, ठीक है, सो फिर जो है आपके पास ये कंप्लीट 102 बनता है। सो दैट इज मल्टीवेट स्कोरिंग मॉडल। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम बना लेते हैं, डिफरेंट हम कह लें की पैरामीटर सेट करते हैं, उसके मुताबिक हम देख लेते हैं। रिकैप थोड़ा सा कर देता हूँ। अभी तक हमने जो है डिज़ाइन पोर्टफोलियो सिस्टम में भी हमने देखा, क्लासिफिकेशन की हमने, प्रोजेक्ट की सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने देखा। उसके बाद थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, सोर्सेज ऑफ प्रपोजल्स के, एवेल्युएटिंग प्रपोजल्स के, और मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स के। सो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो हैं कुछ अक्सर कह लें कि फर्म में क्या होता है कि जब तमाम एक R&D तमाम लोग जो है बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो हर एक बंदा अपने आइडियाज़ लेके आता है। आपके पास कोई भी आइडिया है, एक फॉर्म है, आप फॉर्म के ऊपर जो है फिलअप कर देते हैं ताकि आपके पास एक आइडिया आ जाए। जिस तरह आप यहाँ फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ अब आपको ये देखने को मिल रहा है कि जी कि प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है, और बाकी फिर इसके बारे में जो है डेटा बताया गया है कि हाउ डज प्रोसेस अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, और जो है जो भी बंदा है उसने इसको हाई जो है लिखता गया है, आंसर करता गया है, ताकि एक हमारे पास एक प्रपोजल एक फॉर्म में बन गया। अभी क्या होगा कि ये प्रपोजल नंबर 11 है जैसा, अब इस तरह डिफरेंट प्रपोजल्स आएंगे, इनको हम कैसे देखेंगे आगे चल के वो भी देख लेते हैं। इसी तरह अब ये एक और जो है आपके पास कह लें कि फॉर्म है, अब ये थोड़ा सा रिस्क से रिलेटेड है कि हमारे पास जो है मेजर रिस्क आपके पास इस जो है प्रोजेक्ट में आपके पास क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंट रिस्क की जो है प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट वगैरह उसको बात किया गया, ये थोड़ा सा रिस्क से रिलेटेड है। कुछ और रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको यहाँ मेंशन किया गया, ये एक आइडिया आ गया, ठीक है। सो प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग कैसे होगी? प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग अगर लेट से ये सेल्फ असेसमेंट है, यानी कि लेट से अगर आप या मैं अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट एक आइडिया है जो कि आपके माइंड में आया, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसका डाटा कलेक्शन वगैरह आप करेंगे, ठीक है। डाटा कलेक्शन के लिए हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल जो असेसमेंट्स हैं वो करनी पड़े, ठीक है, अप्रेजल्स करनी पड़े, लाइक स्ट्रेटेजिक फिट है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, पे बैक क्या है, रिस्क वगैरह क्या है, अभी आपने पूरा चार्ट देखा, वो तमाम चीज़ें जो हैं एड अप होंगी। अगर तो लेट से वो ये नहीं सही आ रहा तो आप दोबारा पीछे चले जाएंगे प्रपोजल आइडिया पे, ठीक है। अगर लेट से आपने यहाँ से भी पास ऑन कर दिया है, ये आपने डाटा यहाँ से पास ऑन कर दिया, अब आप इसकी जो है ये कलेक्शन करने के बाद सॉरी यहाँ सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे। अगर ये आपके पास ये नहीं है, आप इसे अमेंडन कर देंगे, अगर ये जो है पास कर जाता है आप इसे परस्यू करेंगे, फिर आप इसके पास ले आएंगे प्रायोरिटी टीम के पास, यानी कि एक डिवीजन है या कह लें आपके हायर अप्स हैं, आप उनके पास ले आते हैं और उनको जो है आप ये प्रपोजल अपना पेश करते हैं, और जो है वो उसको इनिशियली एवेलुएट करते हैं कि ये जो है सही है कि नहीं है। अगर उन्हें कुछ एम्बिग्युइटी लगी वो आपको रिटर्न कर देंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के, ये इन चीज़ों को भी डिस्कस करें। अगर जो है
लेट्स से आप उनके पास डिफरेंट आपके पास जो है हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट आइडिया बहुत अच्छा मगर बहुत एम्बिशियस है, हो सकता है वो उसको यहाँ रख दें और उससे पहले वो असेसमेंट करेंगे कि हमारे पास बाकी प्रोजेक्ट्स या बाकी आइडियाज इन हैंड क्या हैं, फिर उसको ऑन होल्ड वो यहाँ कर सकते हैं। अगर तो लेट्स से आपका आइडिया बहुत अच्छा है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करके फिर हो सकता है कि यहाँ वैसे रिजेक्शन भी आपको फेस करने को मिल सकती है। अगर एक्सेप्टेंस आपके पास आ जाती है तो वो क्या करेंगे कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ और उसके जो कह लें मैग्नीट्यूड के साथ वो देखेंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे। लाजमी बात है इसको फिर रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट के ऊपर आएगा, ठीक है। सो इसकी प्रोग्रेस लाजमी तो साथ साथ इवेल्युएट वो करते जा रहे होंगे। या ऐसे भी हो सकता है चूंकि मल्टी हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल ये लिंकेज है कि अब यानी कि डिफरेंट डिविजन्स का बेसिकली ये लिंकेज एक तरह से हो रहा है। सो हो सकता है कि आपके पास उस टाइम रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, जिस तरह मैंने आपको कमीशनिंग कमीशनिंग तो खैर एंड पे फेज आता है, आपके पास लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, ठीक है। ड्राफ्टमैन की जरूरत होती है जो ऑटो कैड पे ड्राइंग बना रहा है, हो सकता है वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, आपके प्रोजेक्ट पे नहीं आ सकता, थोड़ी देर के लिए ऑन होल्ड हो जाएगा। सो वो जब आ जाएगा तब आपका काम ये दोबारा शुरू हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो कि प्रोजेक्ट का ये कह लें कि ये चलता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस है। प्रायोरिटी एनालिसिस की हमने यहाँ बात की थी, असाइन प्रायोरिटी, वो ये देखें यहाँ एक ये चार्ट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। यहाँ कह लें कि ये हम बनाते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए भी बनाते हैं कि आपके पास ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ठीक है। और आपने उन डिफरेंट एक्टिविटीज को आपने जिस तरह मल्टीवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आपने यहाँ इनको नंबरिंग दी हुई है कि जो है इसकी ये वेटेज है, इसकी ये वेटेज है। सो अब जिसकी वेटेज ज़्यादा होगी सो इसका मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, उसको पहले देखा जाएगा। जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। सो आउट ऑफ 1 to 100 जो है इसको यहाँ स्कोर किया गया है और इस तरह, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ इम्पैक्ट्स कुछ और ये मल्टीप्लायर्स भी हैं, ठीक है। अगर तो जो है अपॉर्चुनिटी टू फिक्स है या फिर अर्जेंट प्रॉब्लम है सो उसको यहाँ ट्वाइस कर देंगे आप, ठीक है। सो यानी कि ये डिफरेंट हर एक का क्राइटेरिया है। उसके बाद जो है जो हमारे पास कह लें कि मैनेजमेंट और प्रायोरिटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या इसमें होगी। सीनियर मैनेजमेंट का जो इनपुट है वो इसमें होगा कि दे प्रोवाइड द गाइडेंस इन सिलेक्टिंग क्राइटेरिया डाटा अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स, ठीक है। जो भी गोल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं, कंपनी ने फर्म ने सेट किए हैं, उसके मुताबिक हैं या नहीं है, ये उन्होंने आपको गाइड करना है। दे विल डिसाइड हाउ टू बैलेंस अवेलेबल रिसोर्सेज अमंग करंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि असाइन प्रायोरिटी है, फिर ये तमाम ये चीज़ें आपके हायर एप्स ने आप करना है, ठीक है। गवर्नेंस टीम जो है यानी कि जो कह लें कि जो टीम जो बेसिकली गवर्न कर रही है तमाम चीज़ें और ये कंपाइल अप कर रही है चीज़ों को, दे विल पब्लिश द प्रायोरिटी ऑफ एवरी रिपोर्ट, ensure that the project selection process is open and free of power politics, ठीक है। यानी कि किसी फेवरेटिज्म नहीं आ रहा है इसमें। रीअसेस द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्रायोरिटीज, ठीक है। इसको असेस करते रहें, कहीं चेंज की ज़रूरत है आगाह करें। एवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट्स आपके पास चल रहे हैं उनको देखें। सो इस तरह जो है बेसिकली ये हमारे पास एक इंडस्ट्री के अंदर जो है काम चलता है। अभी हमने सोर्सेज भी हमने डिस्कस कर ली, हमने एवोल्यूशन की भी बात कर ली और मैनेजिंग की भी बात कर ली, ठीक है। सो सोर्स कोई भी हो सकता है। एवोल्यूशन का क्राइटेरिया हमने देखा कि एक जो है सेल्फ वेट वगैरह हमने तमाम देख लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है पोर्टफोलियो भी हमने मैनेज करके देख लिया कि आपके पास जो है प्रायोरिटी एनालिसिस होगा, फिर आपके पास सीनियर मैनेजमेंट है, प्रायोरिटी टीम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की उनको हमने डिस्कस कर लिया। सो अच्छा, ये इसमें एक चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी कि बेसिकली जो पोर्टफोलियो होता है हमारा, रिस्क और प्रोजेक्ट का आपके पास जो है ना इम्पैक्ट, आपने बेसिकली इसको डिफरेंट हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर तो लेट्स से कमर्शियल पोटेंशियल भी नहीं है और आपके पास जो है उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी भी जो है आपके पास यानी कि बहुत डिफिकल्ट है, सो उसको हम वाइट एलिफेंट कहते हैं, यानी कि वाइट एलिफेंट की कैटेगरी में होता है और आपको जो है चाहिए कि जो है आप अपने रिसोर्सेज उसमें नाम दर्ज करें। उसके बाद है ऑयस्टर। ऑयस्टर जो है कमर्शियल जो है आपके पास कह लें कि कमर्शियली बहुत सक्सेस हो सकता है मगर टेक्नोलॉजी उस तरह की डेवलप नहीं, आपको डेवलप करनी पड़ेगी।
ठीक है। सो वो एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है लॉन्गर रेंज में, ठीक है। मगर जो कहने के जो सबसे ज़्यादा बेसिकली आपके पास ये जो एक तरह से चलता है वो आपके पास ये ब्रेड एंड बटर है, यानी कि बहुत ईज़ी है मैन्युफैक्चर करना और कमर्शियल पोटेंशियल बेशक उसका कम हो, मगर वो आपका जो कह लें कि किचन है या जो नॉर्मल आपके पास है कह लें कि नॉर्मल सेल्स है वो चलाता रहेगा। उसके बाद पर्ल है आपके पास, पर्ल जो है आपके पास एक कह लें ट्रम्प कार्ड है कि एक तो कमर्शियली भी बहुत वो पोटेंशियल उसमें होगा और जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो भी, यानी कि टेक्निकली भी बहुत ईजी है इट इज़ टू मैन्युफैक्चर, सो वो पर्ल कहलाएगा। ऑयस्टर पर्ल जो है क्योंकि बहुत कीमती होता है, सो इस वजह से जो है इसको हमने कहा हुआ है, ठीक है। सो सफ़ेद हाथी की भी आपने जो है टर्मिनोलॉजीज अक्सर अखबारों में पढ़ी हुई, बेसिकली वही चीज़ जो है यहाँ रिलेट हो रही है। सो यहाँ जो है अब ये हमारे पास ये खत्म होता है और जब हम ये बात करते हैं कि हायर मैनेजमेंट की या प्रायोरिटी टीम की, तो उसने इस तरह भी कैटेगराइज करना है कि आया ये इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका प्रोजेक्ट आइडिया फॉल कर रहा है। हो सकता है आपका आइडिया बहुत अच्छा है पर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, ठीक है। सो हो सकता है ऑयस्टर के अंदर सो वो ऑन होल्ड चला जाए, दे आर होल्डिंग फॉर रिसोर्सेज। हो सकता है आपका आइडिया बहुत अच्छा है और वो रिसोर्सेज भी एलोकेट कर दे, हो सकता है ब्रेड एंड बटर वाला सिनेरियो हो गया, हो सकता है आपने पर्ल वाला जो है पर्ल कैटेगरी का कोई आपने आइडिया जनरेट किया हो। सो इस तरह जो है ये वेरी करता है और यहाँ जो है अब हमारे पास खत्म होता है। अब हमने अगर रिकैप करूँ और रिकैप में इस तरह करूँगा कि हाउ टू जनरेट अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी हमने इनिशियल देखा कि फिजिबिलिटी आप प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी के टूल्स हमने देखे, ठीक है। उसमें जो है आपके पास स्टार्ट किया था हमने मार्केट अप्रेजल से, फिर हमने उसके बाद टेक्निकल देखा, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक देखा, इकोलॉजिकल देखा, फाइनेंशियल देखा, फाइनेंशियल के टूल्स देखे। उसके बाद हमने नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरियाज भी देखे जो कि डिफरेंट चेकलिस्ट को जो है कर रहे हैं, यानी कि जो हमने बाकी 4 केसेस में अप्रेज़ल हमने पढ़े हैं। आप इमेजिन करें कि जो हमने अप्रेज़ल्स हमने यहाँ एक ये पढ़े हैं प्रोजेक्ट प्रपोज़ल्स के लिए, हो सकता है इसमें जो है बाकी वो तमाम जो फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ ऐड अप हो रहे हैं और उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं या क्वेश्चंस हो, ठीक है। सो ये बेसिकली इसकी बेसिस पे जो है हम करते हैं। ये बेसिकली नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ मल्टीवेट और उसकी बात की है, ठीक है। मल्टीवेट हो गया, चेकलिस्ट वगैरह। सो ये हो, बाकी जो हमारे पास 4 मेथोडोलॉजी उनके लिए ये मेथड यूज़ होता है और जब हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे हम ये तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और अ, हम फाइनलाइज कर देंगे कि इसकी ये जो है आया डाटा इज फिजिबल और नॉट बेस्ड ऑन द ऑल द 4 और 5 एनालिसिस। सो उसको उसको भी मज़ीद कह लें कि जो बाकी हमारे पास 4 एनालिसिस हैं वो तो हमें वेटेज वगैरह जब हम वेट मॉडल या मल्टी वेट मॉडल हम बनाएँगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि जी ये टेक्निकली वायबल है या सोशो इकोनॉमिकली वायबल है या मार्केट एनालिसिस के मुताबिक दैट इज़ ओके। जो फाइनेंशियल है वो हमें पता लग जाएगा जब हम आईआरआर रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट हम बताएँगे, ठीक है? सो वहाँ से जो है ये क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ जो है हमारे लेक्चर आज का ख़त्म होता है। सो कोई भी क्वेरी आपके हो फील फ्री टू आस्क और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो है आगे ईद आ रही है, सो इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीक जो है दोबारा मुलाकात होगी और हम बाकी जो टॉपिक्स आपके रह गए उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।